हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूपीएससी की तो वैसे तो सारे स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, राइट। एंड सर, अभी कुछ दिन पहले ही हमारा मेंस का रिजल्ट भी आया। हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले किए हैं। बच्चों की जो मेहनत है उसका फल भी मिला है। पर अब सबसे जो इम्पोर्टेंट लड़ाई है वो एक तरह से स्टार्ट होती है, वो है इंटरव्यू की। सर, आपके हिसाब से क्या ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे काफी फ्रीक्वेंटली करते हैं, एंड हमारी जो थर्ड स्टेज है इंटरव्यू की, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं जो ये पूरा एस्पेक्ट है इंटरव्यू का उसे इस तरीके से देखता हूं कि ये पूरी तैयारी के दरमियान हम इस पे काम नहीं करते। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब डेफ फीलिंग की बात आती है वहां पे हमसे बहुत सारी चूक होती है। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जिन्होंने सिर्फ अपने डेफ की प्रेफरेंसेस में, अपनी सर्विस की प्रेफरेंसेस में कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां की जो वो अपने कन्विक्शन को इंटरव्यू बोर्ड के सामने शो ही नहीं कर पाए। उनके मार्क्स मेंस में बहुत अच्छे थे, बट इंटरव्यू के अंदर दे वर स्कोरिंग अराउंड 100 एंड 105। इस वजह से वो फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। पहली बात तो ये है, हमें अपने दिमाग में ये बात धारनी है कि मेंस क्लियर करना ही इस पूरे एग्जाम को क्लियर करना नहीं है। टिल द टाइम यू आर नॉट इन द फाइनल लिस्ट, यू आर नॉट इन द फाइनल लिस्ट। अब यहां पे इस स्टेज में ये एक ऐसा स्टेज है जिसका कॉस्ट बेनिफिट सबसे ज्यादा है। कारण क्या सर, हम 2 महीने 3 महीने बहुत रिग्रेसली तैयारी करते हैं मेंस की, और हम कोशिश करते हैं कि सारे अपने एस्पेक्ट्स को कंसोलिडेट करके मेंस आंसर राइटिंग में लगा दें। बट इंटरव्यू के दरमियान 275 मार्क्स बेसिकली एक ऑप्शनल के पेपर से भी ज्यादा का इसका वेटेज है, और वहां पे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसमें स्कोर किया भी है, लोगों ने 210 से भी ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी जो हमारी गाइडेंस होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारी वीकनेसेस, हमारी स्ट्रेंथ क्या। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहता, उनके मन में फियर होता है बोलने का, वो लिखते बहुत अच्छा है बट दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट देयर थॉट्स। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफ फीलिंग मैंने आपको बताया पहली चीज, अपने थॉट्स को एक कन्विक्टिवली सामने वाले को बताना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट जिसको हम कहते हैं। थर्ड बात यह है सर, जब भी हम इंटरव्यू की बात करेंगे हमें नहीं पता होता हमारी हॉबीज क्या है। मैं क्रिकेट खेलता था, वो मेरी हॉबी है, बट अब जब हम बोर्ड के सामने जाएंगे तो वो क्रिकेट के स्टैट्स के बारे में भी पूछेंगे। सो उसकी इंट्रिकेसीज क्या है वो हमें नहीं पता होता। एंड इस पूरी तैयारी के दरमियान मैं भी जानता हूं और आप लोग भी इस बात से वाकिफ होंगे कि हमें किसी हॉबी को डेवलप करने का वक्त भी नहीं मिलता, और जो कि जायज सी बात है। प्रेपरेशन इतनी रिग्रेस है ये। तो इसके अंदर आपको स्मार्टली कैसे अपने डेफ को फिल करना है, अपने थॉट्स को कैसे आर्टिकुलेट करना है, दैट इज समथिंग विच इज द की टू क्रैक दिस इंटरव्यू स्टेज। और ये सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाली स्टेज है सर। आप 275 में से 200 नंबर लेके आ रहे हैं जी सर, आप मान के चलें कि आपने एक पेपर में 250 में से 200 नंबर अगर स्कोर कर लिए तो ये पूरा गेम चेंजर हो जाता है। सो हम हमेशा यही बोलते हैं कि रैंक डिटरमाइनर भले ही मेंस हो, बट जो रैंक को एकदम अच्छे तरीके से आपकी जो सर्विस को डिटरमाइन करेगा वो इंटरव्यू गाइडेंस होगा। दिस इज माय आइडिया पर्टिकुलरली एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न। जी सर, एक सवाल सर मेरा आपसे ये भी है जी सर कि मैंने पिछले साल जब इंटरव्यूज लिए तब पीपल हैव द फियर व्हेन दे एंटर टू द इंटरव्यू रूम, तो उनके मन में बहुत फियर होता है। वो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वहां पे घबरा जाते हैं, अचानक से उस माहौल के साथ अक्लेमेटाइज नहीं कर पाते जी सर। उन सब फियर के साथ कैसे ओवरकम किया जाए, एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर पीपल कि इन सब तैयारी के अंदर हम इंटरव्यू गाइडेंस के अंदर कैसे ये चीज इंश्योर करें कि बच्चे का ये स्टेज सबसे फ्रूटफुल साबित हो। सर, सबसे पहली चीज जो आपने बोली कि इंटरव्यू से काफी बच्चों को डर लगता है, उसका एक मेन रीजन है कि हमने शायद अपनी जिंदगी में बहुत ही कम इंटरव्यूज दिए होते हैं। Exactly. मैं कुछ स्टूडेंट से पिछले सालों में सर मिला तो देवर सेइंग कि सर मैंने लास्ट इंटरव्यू शायद 6 7 8 साल पहले दिया था, मैं भी कॉलेज के ग्रेजुएशन के समय, कईयों ने वो भी नहीं दिया होता है। तो उनको एक डर रहता है कि यार मैं तो कभी इस तरह से एटलीस्ट 5 लोगों के बोर्ड के सामने तो कभी बैठा ही नहीं, तो मैं पहली बार जाऊंगा तो हर बंदे को डर लगेगा। और क्योंकि जो 5 लोग होंगे वो अपने आप में बहुत ही, उनका जो करियर है बहुत ही रेनाउंड रहा है, बहुत ही बड़े पर्सनैलिटीज हमारे सामने बैठे होते हैं, तो डर तो लगना वाजिब है ही है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं। अब
कुछ छोटे मोटे तरीके हो सकते हैं जिनसे हम उस डर को थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा डर ही खत्म हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डे तो है ही हमारे लिए, तो थोड़ा सा डर तो होता ही, थोड़ी एंग्जाइटी होती है, पर जरूर हम उस चीज को कम कर सकते हैं। इसके 2-3 तरीके मैं आपको बता सकता हूं। अगर दोस्तों, अगर आपको बोलने की आदत नहीं है, अगर आप उस आर्टिकुलेशन वाली हैबिट में नहीं हो, तो सबसे पहली चीज आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने सामने एक मिरर रखिए, मिरर के सामने बोलना प्रैक्टिस कीजिए। हमें लगता है कि ना 5 लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, पर वो एक दिन में डेवलप नहीं होगा वो चीज। आप पहले एक मिरर के सामने एक बेसिक क्वेश्चन कि लेट्स से कि टेल अस समथिंग अबाउट यू, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गया, या फिर उन्होंने कुछ पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, आपने कुछ दिमाग में आपके कुछ पॉइंटर्स जरूर होंगे। स्टार्ट कीजिए मिरर के साथ उसकी प्रैक्टिस करने की। देखिए क्या आप 20-30 सेकंड तक अच्छे से प्रॉपर एक आंसर एक प्रॉपर मैनर के अंदर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। ये आपका पहला चीज होगा। दूसरी चीज, आप अपने एंड पे इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, एक मैं छोटी चीज बताता हूं। जैसे आपका मोबाइल फोन होता है सर, मोबाइल फोन आप अपने सामने रख सकते हो एंड अपने आप को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एग्जैक्टली, उससे आप वापस जज कर सकते हैं कि आप वापस कहाँ गलत थे। बिल्कुल, आप अपने आप को जज कर पाओगे, यार मेरी बोलने की स्पीड तो नहीं ज्यादा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वर्ड्स खा जाता हूं बोलते समय। सामने हमारे जो पैनलिस्ट बैठे होंगे उनकी एज थोड़ी 60 के आसपास होती है, तो क्या मैं अपना जो मेरे दिमाग में था, जो मैं पॉइंट कन्वे करना चाह रहा था, वो सामने वाले तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा। ये दूसरा चीज है, ये एक कैंडिडेट को खुद ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो, अब आपके साथ कुछ पीयर ग्रुप है, आपके कुछ दोस्त हैं अच्छे, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, ताकि एटलीस्ट आप अपनी बातचीत कन्वे करने तक ना उतना कंफर्टेबल हो जाएं। क्योंकि देखो सर, इसका नाम इंटरव्यू है ही नहीं वैसे, दरअसल में इसका नाम पर्सनैलिटी टेस्ट है। वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करना चाह रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। दे आर नॉट हेयर कि अच्छा आपसे 20 सवाल पूछेंगे एंड आप 18 क्वेश्चन के आंसर कर दो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दे आर हेयर टू चेक कि कैसे आप पर्सन हो, क्या आप फिट हो, क्या आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है। तो पहली बेसिक स्टेज तो यहां पे अपने एंड पे जो कैंडिडेट इंप्रूव कर सकता है वो ये है। इसके बाद आपको उस एटमॉस्फेयर के साथ एक्लेमेटाइज होने के लिए आपको कुछ मॉक इंटरव्यूज जरूर देने चाहिए। एग्जैक्टली। अब सोच सर, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जिस दिन आप उस एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, दैट मींस वी आर फेयरली रेडी फॉर द इंटरव्यू। तो ये एक एस्पेक्ट सर मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहता हूं कि मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए। थोड़ा फीडबैक मिलेगा, थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि मेरे, जैसे आप बात कर रहे थे ना कि कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस सबकी होती है, सही बात। हमें पता लगेगा कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, क्या चीज में कमी है। क्या मैं एक, जैसे ना सर यूपीएससी का अगर हम उनकी बात करें, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें टोटल 7 क्वालिटीज मेंशन है यूपीएससी की तरफ से कि व्हाट आर द 7 क्वालिटीज दैट दे लुक इन अ कैंडिडेट। जैसे बैलेंस ऑफ जजमेंट एक चीज है ना, क्रिटिकल असिमिलेशन है चीजों की, थॉट्स की कितनी क्लैरिटी है, ऐसे 7 चीजें उन्होंने मेंशन करी हुई हैं। तो अगर आप मॉक इंटरव्यू देते हैं ना, तो आपको पता लगेगा कि उन क्वालिटीज के ऊपर आप अभी बिलो एवरेज हो, एवरेज हो, या काफी अच्छे हो। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता लगेगी, उसके ऊपर काम कर पाएंगे, अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। आई थिंक ये कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं जो मेरे हिसाब से विच कैन हेल्प यू इन गेटिंग बेटर मार्क्स इन एन इंटरव्यू। क्योंकि सर मैं जो देखता हूँ ज्यादातर बच्चों ने अपनी जिंदगी में जो इंटरव्यू दिया होता है जी वो कुछ नहीं, अपने कॉलेज के अंदर एक वाइवा दिया होता है, जी उसमें भी वो ये पूछ के जाते हैं क्या पूछा था तेरे से। एग्जैक्टली एंड वो भी बस सारे आंसर आपने तैयार कर लिए जी और वहां जाके यू विल वोमिट इट आउट। जी वहां पे नई सिचुएशन जब हाँ आपके सामने आएगी, हाँ एवरी कैंडिडेट इज जज्ड डिफरेंटली। ट्रू आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होगी जो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगी। उस पर्सनैलिटी पे काम करना, ये सब, ये वक्त दिया ही इसीलिए जाता है सर, 2 महीने का वक्त है ही इनके पास इसलिए, ताकि जो चीजें समटाइम्स सर व्हाट आई बिलीव इज कुछ ऐसी क्वालिटीज हमें होती हैं जो हम जज नहीं कर पाते, हम एनालाइज ही नहीं कर पाते कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सर। वो इस समय पे जब मैं मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज Mock देता हूं, तब मुझे पता लगता है ओ माय गॉड दिस इज माय स्ट्रेंथ, एंड जिसको मैं स्ट्रेंथ समझ रहा था कभी कभी वो मेरी वीकनेस भी निकल आती है। यस तो उन सब चीजों पे काम तभी हो सकता है जब somebody इज देयर टू जज यू। क्योंकि अभी तक आप अपने एक रूम में बैठ के मेंस लिख रहे थे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, और अब वो वक्त है कि आपको 5 ऐसे लोगों के सामने बिठाया जाएगा जो कि रिनाउंड सर्विसेज में रह चुके हैं, जिनके पास they have lots of experience, they have met numerous number of people in their lives, and you will be judged according to their experiences that they have gathered in their lives. So that is something which is very important for us. And sir, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, how this program will help our students to cater this entire stage of UPSC? जी सर। सर हमारी टीम की कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स की हेल्प जितनी मैक्सिमम हो पाए तो करें। एंड सिमिलरली हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है सर, यहाँ पर भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि स्टूडेंट्स को ना
जो रियल इंटरव्यू के लिए स्किल्स चाहिए वो यहाँ पर हम उनको डेवलप करने में मदद कर पाए। सर हमारा पहली तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज हमारे जो मॉक इंटरव्यू पैनलिस्ट रहेंगे। मैं सारे पैनलिस्ट को पर्सनली सर मैं मिल चुका हूँ काफी बार। आपने सर थर्ड जी, आई व्यू पिछली जी, बार बहुत सारे जी सर, स्टूडेंट्स को पर्सनली 1-to-1 जी, मेंटरशिप और 1-to-1 इंटरव्यू गाइडेंस जब आपने किया, जी सर, एंड मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम, जी सर, दे वर आल्सो सेइंग जी, कि उनको इन पैनल मेंबर्स से तो एक बहुत अच्छा इंसाइट मिलता ही है, जी सर, बट आफ्टर दैट the third eye view and the entire thing that you जी। provide them is something which is really appreciable. थैंक यू सो मच सर। सर मैं इनकी अगर बात करूं, जैसे मैं जल श्रीवास्तव सर की बात कर सकते हैं, सनी गाटी सर की बात कर सकते हैं, संगीता गुप्ता मैम की, तो ये सारे पैनलिस्ट ना यूपीएससी में भी इंटरव्यूज उन्होंने अपने पास्ट में लिए हुए हैं। तो यूपीएससी में इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है, किस तरह का फीडबैक एक स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट रहेगा इन द रियल इंटरव्यू, उसी तरह का एक एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश है ताकि आपको मॉक इंटरव्यू आपके काफी हद तक रियल इंटरव्यू जैसा ही दिखे। किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो एक एस्पेक्ट है जो मॉक इंटरव्यू में कवर्ड है। सर इसके अलावा कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे 1-to-1 मॉक एंड फीडबैक सेशंस रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार एक स्टूडेंट को सर हो सकता है पैनल में डायरेक्टली जाने से थोड़ा डर लगे, उसको कई बार लगता है कि यार एक बार मुझे डैफ एनालिसिस हो जाए, 1-to-1 मॉक सेशन हो जाए, फिर मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करूंगा। तो यहाँ पर सर हमारे साथ बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स रहे हैं, रैंक होल्डर्स की बात कर सकते हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू के अंदर 200 प्लस मार्क्स तक लेकर आए हुए हैं। तो वो आपके साथ यहाँ पर रहेंगे इन 1-to-1 जो मॉक फीडबैक सेशंस होते हैं, प्लस हमारे जो सीनियर फैकल्टीज हैं वो भी आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। ये एक एस्पेक्ट रहेगा। इसके साथ ही सर जैसे बात कर रहे थे थर्ड आई व्यू की, तो एक बार आपका इंटरव्यू पैनल के साथ हो जाता है, हमारी टीम की तरफ से या तो कोई फैकल्टी होगा या फिर जो सीनियर मेंटर्स हैं वो आपका पूरा इंटरव्यू देख रहे होंगे। आफ्टर योर इंटरव्यू इज ओवर, आप उनके साथ थर्ड आई व्यू में डिस्कशन करेंगे कि कहां पर और हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मन में थोड़ी झिझक होती है कि यार पैनल के सामने मैं ये डाउट कैसे पूछूं, वो डाउट कैसे पूछूं। वो आप बड़े आराम से 1-to-1 मॉक्स में भी या थर्ड आई व्यू के अंदर आप बहुत आराम से उस चीज को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा सर बात करें इंटरव्यू ओरिएंटेड कंटेंट की, मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता देता हूं। जैसे सर हो सकता है कोई स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से होते हैं, महाराष्ट्र, पंजाब एंड ऑल, तो हमारी टीम ने ना इन सभी स्टेट्स के लिए, जो सारे आपके सामने स्टेट्स मेंशन है, इनके बारे में एक आइडिया बता रखा है। मैं काफी क्वेश्चंस जो होते हैं वो दे आर ऑलरेडी जी सर, जैसे पंजाब का इकोनॉमी, पॉलिटी, कैसा कल्चर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सेक्स रेशियो क्या है इसकी, यहाँ पे ये चीजें क्या है, वो सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट इनको एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है जी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जी, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो मैंने जब लास्ट टाइम व्हेन आई वाज ऑन पैनल दैट आई हैव सीन कि गाजियाबाद का क्या है, फिर उसके ऊपर केवल डिस्कशन आई हैव सीन, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। हम सिर्फ प्रोडक्ट तो याद कर लेते हैं, एग्जैक्टली, बट उसके रिलेटेड कंटेंट भी तो चाहिए हमें। जी सर, जी सर, दैट इज समथिंग व्हिच वी कॉल एज अ कॉमन कंटेंट। जी जी, तो ये एक कंटेंट रहेगा। इसके अलावा सर कुछ पॉपुलर हॉबीज होती हैं जिनको हम कह सकते हैं, जैसे क्रिकेट एक काफी पॉपुलर हॉबी है, मेडिटेशन काफी बच्चे लिखते हैं, ट्रैवलिंग इज वन देयर, राइट। इसके अलावा गार्डनिंग होती है आजकल सर ब्लॉगिंग इज बन चुका है। तो इनके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस पिछले 5 साल के जो इंटरव्यूज हुए हैं उनके अंदर इन हॉबीज के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर मिलेंगे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी हॉबी है, थोड़ा वैसा आपके लिए पर्सनल चीजें होती हैं, बट फिर भी एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि हाँ प्रेपरेशन मुझे इस डायरेक्शन में करनी है। वो रास्ता एक तरह से आपको ये सारी जो आपकी बुकलेट्स होंगी वो आपको प्रोवाइड करेंगी। सर इंटरव्यू हम चलाते हैं वहां पे, अगर आप जब इंटरव्यू चला के आ रहे हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में उस इंटरव्यू को लेके जाना चाहते हैं। जी सर, अगर वो पूरा का पूरा पैनल उस इंटरव्यू को डायरेक्ट करेगा, इट मींस यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। जी सर, आपके पास अगर प्री प्लान्ड कंटेंट है तो आपको पता है कि आपने अगले स्टेप में क्या बोलना है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिल्कुल सर। सर इसमें मैं छोटा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी चीज होती है ना, उसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, प्रेपरेशन एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तभी अच्छी हो पाएगी अगर आपने प्रॉपर प्रेपरेशन करी हुई है। अगर आपने डैफ अच्छे से भरा हुआ है ना, तो आप पैनल को गाइड कर सकते हो कि ये चीजें पूछे। अगर आप डैफ के ऊपर नहीं स्टिक कर पाए, आपने उनको खुला मौका दे दिया, खुला मैदान दे दिया कि भाई जो मर्जी पूछ लो, वहां पर आप फंस सकते हो। पर जब तक आपके डैफ के इर्द गिर्द चीजें चल रही हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है वो, वहां पर हमें फुल टॉस मिल रही है तो हमें वहां पे 6 मारना है, वहां पे आउट नहीं होना। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। बाकी सर कुछ और स्टडी मटेरियल्स और भी हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्ट्स हो गया, केस स्टडी के रिगार्डिंग कंटेंट हो गया, डैफ के एफएक्यूज हो गया, एंड इनफैक्ट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज पर्सनलाइज्ड डैफ बेस्ड क्वेश्चनर।
पर्सनलाइज्ड है। जी जी। हर एक स्टूडेंट का जो भी डैफ होगा, जैसे कई बार ना जैसे एक स्टूडेंट था अनुज के नाम से, तो उसके ऊपर पूछने लग गया कि अनुज वर्ड कहाँ से आया, क्या इसका मीनिंग होता है, तो कई बार ऐसी डिस्कशन हो जाती है। ऐसे ही सर मेरा भी एक फ्रेंड है, व्हेन ही वेंट टू द इंटरव्यू, जी तो उनका नाम सिद्धार्थ है, जी। उनका जन्म बिहार में हुआ, ओके। तो उनका पूरा इंटरव्यू बुद्धिज्म पे बुद्धिज्म चला। पे चला, हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। दिस इज समथिंग व्हिच इज यस। पर्सनलाइज्ड। तो ये हमारी टीम इस तरह से पर्सनलाइज्ड डैफ बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आप इनको मिस मत करो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये पैनलिस्ट से आप मिल ही चुके हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस भी रहेंगे। डैफ सेशंस तो है ही है, ये पर्सनलाइज्ड डैफ फिलिंग तो होगी, आपके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पर्सनल मेंटरशिप है। एंड लास्टली हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो कुछ सेशंस भी कंडक्ट करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार एथिक्स के केस स्टडीज के अंदर हमें आंसर करने में दिक्कत आती है, उसका सेशन होगा। कुछ आपके ऑप्शनल्स जो हैं उनके रिगार्डिंग कैसे प्रिपरेशन करनी है, या कैसे क्या कंटेंट हमें आना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपका सेशन होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनालिसिस कैसे डेवलप करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूज में है, उनके सेशंस भी हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अब मैं आपको एक आखिरी चीज बता दूं कि ये जो आपके इंटरव्यूज होंगे ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं एंड ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। ऑफलाइन हमारा जो पटेल नगर में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सेंटर है, वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन इंटरव्यूज के लिए। एंड ऑनलाइन इंटरव्यू का भी प्रावधान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड इट इज बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी मीडियम। तो आपको सर करना क्या है, ये आपके सामने क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप इसके अंदर एनरोल डेफिनेटली कीजिएगा। एंड सर हमारी टीम ने ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप ये व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड आपको हमारी टीम एक बार एनरोल करेगी, तो जो सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपका जो आखिरी स्टेज है 275 मार्क्स का जो स्टेज है, वहां पर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। आपने मेंस में अच्छा किया है, बहुत बढ़िया बात है, मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। पर कहीं ना कहीं वो जो आखिरी पुश है ना, जो हमें अपने मनपसंद कैडर, मनपसंद सर्विस की तरफ लेके जा सकता है, वो यहां से एक पुश मिल सकता है। So, all right, students. So, see you soon in the interview guidance program, and I will definitely hope to see you in the finalist. All the very best. Thank you so much. थैंक यू।